सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है समझते से पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज के फ्लो होने को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज के फ्लो होने को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है रेट, जहाँ कहीं भी रेट का वर्ड यूज़ हो समझ लीजिए वहाँ टाइम से डिवाइड किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। I को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से, Q को रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज से, T डोनेट टाइम, T डोनेट टाइम। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है चार्ज, क्या होता है चार्ज, जनरली चार्ज होता है क्या है, तो किसी भी कंडक्टर बॉडी में उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन ही कैरियर करते हैं करंट को, जिसको हम लोग चार्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं चार्ज। तो वैसे जनरली हम लोग ये कह देते हैं चार्ज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या कह सकते हैं, तो जनरली हम लोग चार्ज को क्या कह देते हैं, चार्ज को कह देते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे कहना ये सही नहीं है लेकिन हम लोग कह देते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्ज, क्लियर है। तो I इज द करंट, Q इज द चार्ज, T इज द टाइम। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ करंट क्या होती है, तो यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, क्या होती है, एम्पियर होती है। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, इज कूलम, चार्ज क्या होता है कूलम। यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, सेकेंड यूज़ करते हैं सेकेंड, ठीक है। एम्पियर को एक, कूलम को C और सेकेंड को SEC से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्लियर, याद रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, I इज द इलेक्ट्रिक करंट, Q इज द चार्ज, T इज द टाइम। चार्ज जनरली क्या होता है, हम लोग कह देते हैं कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द चार्ज, क्लियर। अब थोड़ी और बेसिक बात कर लेते हैं चार्ज के बारे में। तो चार्ज की कुछ खास प्रॉपर्टीज आती हैं। चार्ज, सबसे पहली बात तो चार्ज एक कंजर्वेटिव नेचर का होता है, इसकी खास प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर, चार्ज कंजर्वेटिव इन नेचर का होता है। सेकेंडरी पॉइंट ये कह सकते हैं, कंजर्वेटिव मतलब समझते होंगे आप लोग वर्ड, कंजर्वेटिव का जनरल मतलब होता है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही क्रिएट करा जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। इस वजह से ये केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो हम लोग ये कहते हैं चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ठीक है। थर्ड इज चार्ज क्वांटाइजेशन इन नेचर, चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइजेशन इन नेचर, क्वांटाइजेशन इन नेचर। Q बराबर प्लस माइनस NE, Q इज द चार्ज, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, ऑलवेज इंटीजर होते हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से चलते हैं। तो ये चार्ज के बारे में इतनी जानकारी याद रखिएगा। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है, अब इसको नोट कर लीजिए आराम से। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए हमारे एक सर्किट है, इस तरीके से इसमें सेल जुड़ा हुआ है, सर्किट है, वायर आपने जोड़ा हुआ है इस तरीके से, ये आपने कोई मेटल कंडक्टर लगा दिया, ठीक है, कंडक्टर लगा दिया, थोड़ा समझिएगा ज़रा गौर से। इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये हो रहा है रैंडम डायरेक्शन में, मतलब हो रहा होगा, आपने करंट जोड़ दी तो इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, जैसे ही करंट जाएगी तो कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टू निगेटिव रहती है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। और जो इसमें कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो निगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, कहाँ से जाएगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। ये क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। तो याद भी रखिएगा कि लर्निंग पॉइंट है अभी के लिए। इलेक्ट्रिक करंट या कह सकते हैं कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू निगेटिव जाती है, लेकिन जो कंडक्टर जो होते हैं, जो चार्ज कैरी करते हैं, वो आपके निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब आप इसे नोट कर लीजिए आराम से, फिर आगे बात करते हैं, रफ कर दें, क्लियर है।
अब इसके बाद आगे आता है कि जो करंट की यूनिट एम्पियर है उसको डिफाइंड कैसे करा जाएगा। यूनिट ऑफ करंट जो एम्पियर है तो आपसे कह दिया जाएगा 1 एम्पियर डिफाइंड करिए। क्या डिफाइन करिए? 1 एम्पियर। तो आपको बताया I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर आपसे I की यूनिट करंट की यूनिट एम्पियर है तो आपसे कह दिया जाएगा डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर। तो बहुत आसान है 1 एम्पियर डिफाइन करना, क्योंकि आपका चार्ज जब 1 एम्पियर को डिफाइन करोगे तो चार्ज भी 1 कूलम लोगे, टाइम भी 1 सेकेंड। तो किसी कंडक्टर या मेटेलिक बॉडी में किसी सर्किट में जब करंट फ्लो करती है तो 1 कूलम चार्ज 1 करंट के लिए मेजरेबल होगा तो वो कहलाएगा 1 एम्पियर। मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू फॉर 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू फॉर 1 सेकेंड, फ्लो थ्रू फॉर 1 सेकेंड is known as 1 ampere. The 1 coulomb of charge flow through for 1 second is known as 1 ampere. याद रहेगा? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 कूलम चार्ज को 1 सेकेंड के लिए फ्लो कराया जाएगा किसी भी सर्किट में जिसमें करंट फ्लो कर रही हो, तो वहाँ पर आप 1 एम्पियर डिफाइंड कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद आता है करंट को मेज़र करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का, किस डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एमीटर। एमीटर का प्रयोग करते हैं क्या मेज़र करने के लिए? इलेक्ट्रिक करंट मेज़र करने के लिए। एमीटर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू मेज़र द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो ये क्या करता है? इट इज़ यूज्ड टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट। इट इज़ यूज्ड टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट। इट इज़ यूज्ड टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मेज़र करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एमीटर। याद रखिएगा पहला पॉइंट तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही। इसका दूसरा पॉइंट, एमीटर को अभी आगे चल के बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो इसको इलेक्ट्रिक सर्किट में ऑलवेज सीरीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ कम्बिनेशन में। आगे चल के पढ़ेंगे कम्बिनेशन। तो अभी के लिए याद रखिएगा इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़ विद द सर्किट। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़ विद द कम्बिनेशन। Always connected in series combination with the circuit. याद रहेगा। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इसके अपनी जो इंटरनल रेजिस्टेंस एमीटर का होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, मतलब वेरी लो। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज वेरी लो। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज लो, या वेरी लो कह सकते हैं। एमीटर इज लो। अभी आगे चल के बात करेंगे, एक टर्म आया है रेजिस्टेंस, इसकी बात करेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो, जो करंट को फ्लो करने में रोकता है, बाधा के तौर पे, रुकावट के तौर पे प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस एमीटर का कैसा होता है? बहुत लो होता है। एमीटर के बारे में 3 जानकारियाँ याद रखनी है। पहली, ये किसके लिए यूज़ होता है? तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट ही मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये कम्बिनेशन के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। समझ में आ गया? तीसरा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होता है? बहुत ही लो होता है। याद रहेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए कैसे। अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस टर्म क्या होता है? बहुत अच्छे समझने की कोशिश करिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस एक नया टर्म आता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? सर्किट में कभी भी 2 पॉइंट के बीच का 1 कूलम चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होता है वो कंसीडर्ड या अमाउंट मेज़र करने के लिए टर्म का यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कहने का, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ कंडक्टर। कहने का मतलब द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from
वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, ये अदर एंड कह सकते हो ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर सर्किट बनाकर मैं दिखाऊं तो ये मान लीजिए सेल लगा हुआ है इस तरीके से, इस पॉइंट ए मान लीजिए एक पॉइंट, दो एंड पॉइंट दे दिए कंडक्टर के, तो ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल रहेगा वो मान लीजिए वी ए पोटेंशियल है, बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल वी बी पोटेंशियल है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होगा वही आपका कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही से फॉर्मूला निकलता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू वर्क डन आपने कहाँ का है, केवल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन करा है वो आपका कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू। फिर आता है यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट होती है, वोल्ट को V से रिप्रेजेंट हम लोग कर देते हैं। तो एक लर्निंग पॉइंट है, याद भी रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है, यूनिट होती है वोल्ट, याद रहेगा, नोट कर लीजिए इसे, फिर रफ कर देते हैं। यहीं से अब आगे पॉइंट बनता है, जिस तरीके से हमने एक करंट की डिफिनीशन को लेकर के उसके वन यूनिट को डिफाइन करा, उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस में भी हम 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। इसे नोट करिए आपने, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डिफिनीशन में आ गई, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कंडक्टर के एंड तक ले जाने में जो वर्डन किया जाता है वही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे डिफिनीशन पूछ सकता है 1 वोल्ट क्या होता है। आपको अभी बताया वोल्ट का मतलब ही होता था V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। कहने का मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्डन होता है वही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जब 1 जूल वर्क करेगा तो वही कहलाएगा 1 वोल्ट। मतलब 1 जूल ऑफ वर्क डन, ऐसे लिख सकते हैं 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, वर्क इज डन बाय मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ charge through one point to another, through one point to another is known as 1 volt। याद रहेगा, 1 जूल वर्क डन करा जाएगा एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, तो हमारा कहलाएगा 1 वोल्ट। ठीक है। जिस तरीके से करंट को मेज़र करने के लिए हम डिवाइस का यूज़ करते एमीटर, उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको वोल्ट मीटर बोलते हैं। तो पहला पॉइंट इसका ये बनता है, इट इज़ यूज्ड टू मेज़र द पोटेंशियल डिफरेंस, याद रहेगा। दूसरा पॉइंट, एमीटर कनेक्ट करते सर्किट के साथ में सीरीज कॉम्बिनेशन पर। इसी तरीके से वोल्ट मीटर को सर्किट में कनेक्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। मतलब इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द सर्किट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द सर्किट। इस बात को लेकर आपको घबराना नहीं है कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, आगे बात करेंगे। अभी के लिए इतना याद रखते हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट साथ कनेक्ट करते हैं। जिस तरीके से उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत लो होता था, इसका अपोजिट होता है, इट हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस, याद रखिएगा। तो वोल्ट मीटर से लर्न करने वाले 3 पॉइंट, पहला ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा इसको पैरेलल के साथ कनेक्ट करते हैं सर्किट में, तीसरा इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है। तो ये आपके टर्म पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर के रहेंगे, आप याद रखिएगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं आगे इलेक्ट्रिक सर्किट की। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, ऐसा एक क्लोज सर्किट जिसमें कि आपकी करंट फ्लो करती है, या कह सकते हैं कि जिसमें करंट का फ्लो कंप्लीट कॉम्बिनेशन कहलाता है, क्लोज पाथ में, क्लोज कॉम्बिनेशन में वो कहलाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। तो ऐसे जनरली कह सकते हैं क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन विच करंट इज फ्लो थ्रू द सर्किट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक सर्किट।
इलेक्ट्रिक सर्किट कम्बिनेशन बनाने के लिए कुछ सिंबल का रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आता है की। क्या आता है? की को दो तरीके रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन की, स्विच बोल सकते हैं आप लोग, या क्लोज्ड की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड की या ओपन की। ओपन की इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कई लोग तो इसको ऐसे सिंबल बना के दिखा देते हैं, तो ये भी ओपन का साइन है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। क्लोज की में ये सर्किट इस तरीके से कंबाइन रहता है, कनेक्ट रहता है क्लोज की, या फिर आप इसी को रिप्रेजेंट करके ऐसे इसमें डॉट दिखा सकते हैं, तो ये क्लोज को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेल को रिप्रेजेंट आप एक एरो बनाकर दिखा सकते हैं। बिग स्टिक जो होती है ये आपकी पॉजिटिव शो करती है और ये आपका स्मॉलर निगेटिव शो करता है। बैटरी को कैसे शो करते हैं? आप बैटरी को इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये आपका पॉजिटिव और ये निगेटिव, आपको इस तरीके से बैटरी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, मैं ऊपर अप कर दे रहा हूँ। इसके बाद फिर आता है आपका इसमें एमीटर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एमीटर को आप ए बना कर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर्किट में पर्टिकुलर एमीटर को आप ए बनाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। आप उसमें दो सिंबल प्लस माइनस साइन उसके दिखा सकते हैं। वोल्ट मीटर को आप वी दिखाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वोल्ट मीटर को आप वी दिखाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव इस तरीके से। तो ये आपके कुछ लर्निंग पॉइंट है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। फिर पर्टिकुलर रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस वर्ड यूज़ किया था। रेजिस्टेंस को किस तरीके प्रेजेंट करते हैं? रेजिस्टेंस को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके दो एंड पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये आपका रेजिस्टेंस आर शो करेगा। रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा इनको, आगे चल के हम जब सर्किट कॉम्बिनेशन में बनाएंगे तो आपको ये दिक्कत सिंबल नहीं करने चाहिए। इसके बाद फिर आता है आपका एक टर्म जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अब वो है आपका ओम्स लॉ। क्या आता है? ओम्स लॉ सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आराम से पढ़िएगा, थोड़ा याद भी रखने की कोशिश करिएगा। देखिए जनरली ओम्स लॉ होता क्या है, जब हम किसी सर्किट में करंट फ्लो कराते हैं तो उस सर्किट में करंट फ्लो कराने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होता है। तो हम ये कह सकते हैं द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। तो क्या कह सकते हैं ओम्स लॉ के अनुसार? द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, याद भी रखिएगा इसको, द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है, डायरेक्टली आप लिख भी सकते हैं इसको इस तरीके से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, टू द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस दिस एंड, अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, across its end. तो current flow through the circuit is directly proportional to the potential difference applied across its end of the conductor. मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जितनी आप ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करेंगे उतनी ज़्यादा उसमें करंट होगी। आप उल्टा भी बोल सकते हैं, करंट जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब आपको पता है जब भी कभी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, इक्वल लगाते हैं, तो वहाँ पर कांस्टेंट आता है। तो V इज इक्वल टू आर आई, V इज इक्वल टू आर आई। V इज द वोल्टेज, I इज द करंट, R का यहाँ पर नाम क्या पड़ेगा? रेजिस्टेंस। क्या नाम पड़ेगा? रेजिस्टेंस पड़ेगा। अब पीछे टर्म बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस एक प्रकार का एक प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट को फ्लो करने से अपोज करता है। तो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ हिंड्रेंस दैट अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट। तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं, रेजिस्टेंस का ऐसा मीनिंग कोई ज़्यादा खास है नहीं। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ हिंड्रेंस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हिंड्रेंस दैट अपोज टू फ्लो ऑफ करंट, दैट अपोज टू फ्लो ऑफ करंट, करंट को फ्लो करने से रोकता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। यूनिट जो रेजिस्टेंस की होती है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। वो क्या होती है?
वो ओम होती है, या आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओम का सिंबल है रिप्रेजेंट करने का। क्लियर है? तो याद रहेगा आपको। तो रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हैं, R = V/I। अच्छा, एक पॉइंट है जो आपको यहाँ समझ आ रहा होगा, बताइएगा ज़रा गौर से। क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है? क्या रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड कर रहा है? बहुत से बच्चे बोलेंगे हाँ। तो बहुत से बच्चे क्या कह सकते हैं, बिल्कुल कर रहा होगा, आपको दिख रहा होगा इससे, लेकिन ऐसा नहीं है। ना ये वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, ना ही करंट पे डिपेंड कर रहा है। इसका थोड़ा सा लॉजिक समझाते हैं। मान लीजिए आपने करंट एक एम्पियर जा रही थी, आपने 2 एम्पियर कर दी। छोटा सा एग्जांपल समझिएगा गौर से। आपने करंट यहाँ पे कितनी कर दी? 2 एम्पियर कर दी। आपको पढ़ा है कि करंट अगर 2 एम्पियर करोगे तो वोल्टेज भी 2 एम्पियर हो जाएगा, वोल्टेज भी 2 एम्पियर हो जाएगा। अगर करंट 2 एम्पियर कर दो 2I हो जाएगा, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? 2V हो जाएगा। 2 कैंसिल, तो V/I बचेगा। तो इसका कहने का मतलब आपका वोल्टेज बढ़ाने से या करंट बढ़ाने से रेजिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर करंट 2 एम्पियर कर दोगे तो वोल्टेज भी 2 एम्पियर हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो V/I बचेगा। अगर करंट 4 एम्पियर कर दोगे तो 4 एम्पियर कर दोगे तो वोल्टेज भी 4 वोल्ट हो जाएगा, 4 इंक्रीज करेगा, 4 कैंसिल, V/I ही बचेगा। तो पर्टिकुलर यार करंट या वोल्टेज बढ़ाने से रेजिस्टेंस फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। अब इसके बाद फिर इसका ग्राफिकल थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं, किस तरीके का है ओम्स लॉ का। तो ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट अभी निकला है, V = IR, ठीक है। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो आपने पढ़ा है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। अगर ग्राफ बनाए इस तरीके से, V और I का ग्राफ बनाए, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ याद रखिएगा हरदम स्ट्रेट लाइन बनता है इस तरीके का। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा रेजिस्टेंस को। मतलब कहने का, अगर करंट है, मान लीजिए यहाँ पर आपने 1 एम्पियर करंट शो कर रहे हैं, तो उसके अराउंड जो यूनिट होगा 1 वोल्ट है। और अब यहाँ पे 2 एम्पियर करंट, तो उसके अराउंड जो वोल्टेज होगा वो 2 वोल्ट शो करेगा। और ये पर्टिकुलर जो आएगा, दोनों कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस लाइन को रिप्रेजेंट करता जाएगा। अगर 3 वोल्टेज है तो यहाँ पर 3 एम्पियर करंट है। क्लियर है? इस तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 वोल्ट है, वोल्टेज, तो यहाँ पर 4 एम्पियर करंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट है वोल्टेज, तो यहाँ तो 5 एम्पियर करंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप करंट बढ़ाते जाओगे तो वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पर ये आकर मिलेंगे, वो एक लाइन का फॉर्मेशन करेगा, और उसी लाइन का पर्टिकुलर एक नाम पड़ेगा रेजिस्टेंस, जो कि स्ट्रेट लाइन है। तो देख रहे हो, सारे पॉइंट एक कांस्टेंट लाइन शो कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन शो कर रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस को शो कर रही है। ये जनरली आपका ओम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इतना समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है? क्लियर है? मैं रफ कर दूं। अब इसके बाद किन किन फैक्टरों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, किन किन फैक्टरों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, समझिएगा जरा गौर से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और एरिया A है। मैं पर्टिकुलर A एरिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, कह देते हैं एरिया, इसको पूरा बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब ये आपका जो पॉइंट है, दिस रिप्रेजेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? याद रखिए, इसका कंडक्टर लेंथ है और इसका मान लीजिए रेजिस्टेंस R है। तो कहने का मतलब पहला पॉइंट, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर के लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। मतलब रेजिस्टेंस डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर या वायर आप कह सकते हैं। तो लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। दूसरा पॉइंट, उसकी एरिया पे करता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस डिपेंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस डिपेंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल to the area of cross section of the conductor, area of cross section of the conductor,
क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। ये कहा जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाता है। टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। चौथा पॉइंट आपका, ये मटेरियल मीडियम के नेचर पे भी डिपेंड करता है। डिपेंड अपॉन द मटेरियल मीडियम, डिपेंड अपॉन द मटेरियल मीडियम ऑफ द वायर, डिपेंड अपॉन द मटेरियल मीडियम ऑफ द वायर, मटेरियल मीडियम ऑफ द वायर। वायर किसका है, आयरन का है, कॉपर का है, सिल्वर का है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये 4 मेजर पॉइंट है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, याद भी रखिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। ज़्यादा आप लेंथ इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इन्वर्सली करता है, पतला तार होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इस तरीके से मतलब उल्टा होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम ज़्यादा पर करने पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। डिपेंड अपॉन द मटेरियल मीडियम ऑफ द वायर, वो किसका वायर है, मटेरियल का है, उस पर भी डिपेंड करता है। ये आपके 4 पॉइंट हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद भी रखिएगा। 4 फैक्टर डिपेंड करता है। इस सवाल ऐसे पूछ लेता है 10th क्लास में कि किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब कोई 2 या 3 पॉइंट लिखिए, क्लियर है। अब अगर इन्हीं दोनों स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को कंबाइन कर दिया जाए, अब नेक्स्ट टॉपिक इसी से बन रहा है, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की बात करूं मैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मतलब इस पहले और दूसरे कंबाइन कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस बनता है प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। समझिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए पहले और दूसरे को, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों कंबाइन करा तो R आ गया प्रोपोर्शनल टू L/A। अब फिर से प्रोपोर्शनल साइन आ गया, इसको अगर हटाएंगे तो यहाँ पर R इज इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया आ जाएगा। इस शब्द को पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं रो, RHO पढ़ते हैं। और यहाँ पर इस रो का मतलब है रेजिस्टिविटी। क्या मतलब है, रेजिस्टिविटी। क्या मतलब है, रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से रेजिस्टिविटी रो निकलती है RA/L, क्लियर है। जिस तरीके से रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, यहाँ पर यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी जो होती है वो होती है ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर। ओम मीटर आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर सिंबल तरीके से ओम कैसे प्रिंट करते हैं, ओम मीटर आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो जरा, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर, तो मीटर से स्क्वायर खत्म, तो आपकी क्या बच गई, ओम मीटर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ एक नया टर्म आया है रेजिस्टिविटी। जिस तरीके से रेजिस्टेंस 4 फैक्टर डिपेंड करता है, उसी तरीके से भी बन सकता है पॉइंट की जो रेजिस्टिविटी निकला है लेंथ और एरिया के कॉम्बिनेशन से, तो रिलेशन निकला है R इज इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी आ गया है RA/L। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, किन किन फैक्टरों पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद भी रखिएगा, बोर्ड में एग्जैक्ट ऐसे ही 1 नंबर में पूछ लेते हैं। तो रेजिस्टिविटी भाई साहब किसी भी मटेरियल के उसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती है। शेप साइज का मतलब लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, ये केवल आपके मटेरियल मीडियम पे डिपेंड करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद ही रखिएगा। रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द वायर, या कंडक्टर बोल सकते हो, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। इट डिपेंड ओनली अपॉन मटेरियल मीडियम ऑफ द वायर, मटेरियल मीडियम ऑफ द वायर। ये केवल कंडक्टर के मटेरियल मीडियम पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड करती है मटेरियल मीडियम के, उसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती है। ये आप एक पॉइंट याद भी रखिएगा, आप इसे नोट कर लीजिए आराम से।
क्लियर है। अब पर्टिकुलर एक रेजिस्टिविटी जो निकली है तो उसके मटेरियल मीडियम पे डिपेंड करती है, तो जाहिर सी बात है हर पर्टिकुलर मटेरियल मीडियम की रेजिस्टिविटी फिक्स भी मानी जाएगी। बिल्कुल आपको याद नहीं रखनी, एनसीईआरटी में इसकी टेबल बनी हुई है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं कुछ जानकारी के लिए 1-2 पॉइंट की लिख दे रहा हूँ रेजिस्टिविटी। जैसे आपकी सिल्वर की रेजिस्टिविटी लगभग जो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होती है। कॉपर की बात करूँ मैं तो कॉपर की लगभग जो रेजिस्टिविटी होती है 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होती है। अगर मैं बात करूँ एलॉय की बात करूँ, ये मेटल हो गए आपके, मेटल हो गए। अगर मैं एलॉय की बात करूँ तो एलॉय में मान लीजिए एग्जांपल एक ले ले रहा हूँ, निक्रोम अगर ले लूँ, निक्रोम किससे मिलकर बनता है? निकेल, आयरन, क्रोमियम से। निक्रोम की रेजिस्टिविटी होती है लगभग 100 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होती है। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूँ, सेमीकंडक्टर में अगर सिलिकॉन ले लूँ तो लगभग इसकी सिलिकॉन की 2300 ओम मीटर होती है। ये क्या याद रखिएगा। अगर इंसुलेटर ले लूँ मैं, ये कंडक्टर हो गए, ये दोनों कंडक्टर के एग्जांपल हैं, ये सेमीकंडक्टर का। और इंसुलेटर ले लूँ, अगर मैं इंसुलेटर ले लूँ, अगर मैं प्योर वाटर ले लूँ, क्या ले लूँ मैं? प्योर वाटर की लगभग 2.5 इंटू 10⁵ ओम मीटर होती है। अगर मैं ग्लास ले लूँ, ग्लास की लगभग जो आपकी होती है 10⁻12 से 10⁻14 के आसपास ओम मीटर होती है। तो आप देख रहे हैं इस टेबल में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखे, 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। सिल्वर की रेजिस्टिविटी इतनी होती है 1.6 10⁻⁸ ओम मीटर होती है। कॉपर की रेजिस्टिविटी 1.7 10⁻⁸ ओम मीटर होती है, कंडक्टर के टर्म पर आते हैं। निक्रोम जो एक एलॉय है निकेल, आयरन और क्रोमियम का, जिसकी 10⁻100 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होती है। अगर वहीं मैं सेमीकंडक्टर की बात करूँ, सिलिकॉन की होती है लगभग 2300 ओम मीटर। और आप देखिएगा प्योर वाटर हो गए जिसकी 2.5 10⁻5 ओम मीटर होती है। ग्लास की लगभग 10⁻12 से 10⁻14 ओम मीटर तक होती है। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर, जो आपके कंडक्टर हैं जिसमें मेटल आते हैं, एलॉय आते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है। इनकी रेजिस्टिविटी आपकी सबसे कम है। सेमीकंडक्टर की ना ज़्यादा है ना ही कम है, लगभग इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में है। और सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी आपकी इंसुलेटर में होती है और सबसे कम रेजिस्टिविटी मैटर में सिल्वर की पाई जाती है। तो जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी वो उतना ही बेस्ट कंडक्टर होगा। इसी वजह से सिल्वर बेस्ट कंडक्टर पाया जाता है। तो आपकी जो मेटल और नॉन मेटल है, पहला पॉइंट यहाँ से बनता है, मेटल एंड एलॉय हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी। मेटल एंड एलॉय हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी, लो रेजिस्टिविटी। दूसरा पॉइंट, सेमीकंडक्टर की मिडिल में होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। तो सेमीकंडक्टर इन मिडिल, सेमीकंडक्टर रेजिस्टिविटी बिटवीन, सेमीकंडक्टर हैव रेजिस्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर और कंडक्टर की बीच की रेजिस्टिविटी होती है, ना ज़्यादा ना कम। तीसरा आता है आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी आपकी बहुत हाई होती है, मतलब इंसुलेटर हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी, वेरी हाई रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से पॉइंट ये निकल कर आता है, जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी वो उतना ही बैड कंडक्टर होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी वो उतना ही गुड कंडक्टर होगा। इसी वजह से सिल्वर जो आपका है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रहेगा, ये लर्निंग पॉइंट है, याद रखिएगा। रेजिस्टिविटी जितनी कम वो उतना ही बेस्ट कंडक्टर, रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा उतना ही बेकार कंडक्टर। और जिसकी रेजिस्टिविटी कम ना ज़्यादा तो आपका इसी वजह से सेमीकंडक्टर रखा जाता है, मेटल नॉन मेटल की दोनों की तरह बिहेव करता है। क्लियर है? तो ये लर्निंग पॉइंट है, याद रखिएगा। रेजिस्टिविटी आपकी प्योर वाटर हो गया, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं हो पाती है, तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करता है।